एक सब्जी वाला हर रोज हमारे घर सब्जी देने आता था। वो मुझे रोजाना एक खीरा मेरी सास से चोरी छुपे देता था और कहता था, यह खाने से आप प्रेग्नेंट हो जाओगी। शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन मेरा कोई औलाद नहीं था क्योंकि मेरा पति नामर्द था, ऐसा लोगों का कहना था। जबकि सच मैं जानती थी कि वो तो बहुत मोहब्बत करने वाला इंसान था। लेकिन जब से मैंने सब्जी वाले का स्पेशल एक खीरा चोरी से लेकर खाना शुरू किया था, मेरा पति मुझसे और भी मोहब्बत करने लगा था। बस उसकी एक ही आदत अजीब थी कि वो अब रोज रात को मेरी आंखों पर पट्टी बांध देता था। मुझे यह सब काफ़ी अजीब लगता था, लेकिन उसने मुझे कसम देकर कुछ भी पूछने से मना किया था। मैं अपने पति से बहुत मोहब्बत करती थी, इसीलिए मैंने उनसे एक भी सवाल नहीं किया। दिन भर वो घर से बाहर रहता और जब रात को मेरे कमरे में आता तो मेरी आँख पर पट्टी बांध देता, तो मुझे काफ़ी हैरत होती थी। लेकिन मैं खामोश रही क्योंकि पति ने कसम दी हुई थी और मैं पति की बात को टाल नहीं सकती थी। मुझे स्कूल के बाद से ही पति और ससुराल वाले की इज्जत और घर के कामों के बारे में न सिर्फ बताया गया था बल्कि सिखाया भी गया था। इसीलिए मैं सबकी इज्जत करती थी। लेकिन शादी के 10 साल गुजरने के बाद भी जब मुझे औलाद नहीं हुई तो मेरी सास मुझे अजीब नज़रों से देखने लगी थी। मुझे हमेशा अपनी सास से डर लगता था। अगर वो मुझे बांझ होने का ताना देने लगती तो मेरी क्या इज्जत रह जाती। इसीलिए मैं सास से दबकर चलती थी। लेकिन जब से उस सब्जी वाले को काम पर रखा था, वो हमेशा मुझसे पूछता था, आपको बच्चे क्यों नहीं हुए। मैं भगवान की मर्जी कहकर टाल देती थी। और वाकई ये सब ऊपर वाले के हाथ में था। इसमें मैं या मेरा पति तो कुछ नहीं कर सकते थे। एक दिन सब्जी वाले ने मुझे एक कोने में ले जाकर कहा, आपको पता नहीं है, आपके ऊपर जरूर कोई ऊपरी साया है। शादीशुदा औरतों पर शादी के बाद अक्सर साया हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी औलाद नहीं हो पाती। हमारे पास एक खीरे का ऐसा पेड़ है जो सबसे ज्यादा पुराना पेड़ है और उसका खीरा खाने से आप प्रेग्नेंट हो जाओगी। सब्जी वाले की बातें सुनकर मैंने उसके चेहरों को शक की नजरों से देखा था। यह कैसी अजीब अजीब सी बातें कर रहा है। भला कहीं पुराने पेड़ का सेवन करने से मैं कैसे गर्भवती हो सकती हूँ। मुझे उसकी बातों पर जरा भी यकीन नहीं आया था। भले ही मैं कम क्लास पढ़ी हुई थी, लेकिन इन बातों में नहीं आने वाली थी। मैंने कहा, तुमने मुझे पागल समझा हुआ है जो मैं तुम्हारी बातों पर यकीन करूंगी। अगर मेरी सास को इन सब बातों का पता चल गया तो मुझे तलाक दिलवाने में जरा भी देर नहीं करेगी। पहले ही वो इतनी बुरी नज़रों से मुझे घूरती हैं, जैसे बच्चा पैदा करना मेरे हाथ में हो। ना बाबा ना, मैं ये सब नहीं करूँगी। मैंने उसे मुंह पर ही साफ मना कर दिया था, लेकिन वो मेरे मना करने के बावजूद भी मुझे कहता रहा, डर क्यों रही हो। और आपकी सास भी इसीलिए मुंह बनाती हैं क्योंकि उसे भी तो पोता चाहिए, वो भी तो दादी बनना चाहती हैं। अगर एक बार आप गर्भवती हो गई तो वो आपके साथ बहुत अच्छे से रहेंगी और तुम्हें सास को या किसी को बताने की क्या ज़रूरत है। जब मैं उन्हें नहीं बताऊंगा और तुम भी नहीं बताओगी तो उन्हें कैसे पता चलेगा। तुम बेकार में इतना सोच रही हो, यह काम करके देख लो। सब्जी वाले ने मुझे सच का आईना दिखाकर लालच दिया था। फिर मैंने उसे सोचने का वक्त मांगा। जब मैंने उसे सोचने का वक्त लिया तो यूँ लगा जैसे सब्जी वाला बड़ा बेचैन है। वो चाहता था बस कैसे भी करके मैं हाँ कर दूं। न जाने मेरे हाँ कहने के पीछे उसका क्या मकसद था, लेकिन उसकी बातों में दम तो था। मैं कोई गलत काम करने तो नहीं जा रही थी, बस बच्चे के लिए तो खीरा ही खाना था। फिर अगले दिन मैंने वापसी में उसे हाँ में जवाब दे दिया, जिसे सुनते ही उसके चेहरे पर एकदम से मुस्कुराहट आ गई थी, जिसे मैंने नोटिस नहीं किया था। बस मैं मान गई थी क्योंकि मुझे भी अब औलाद चाहिए थी। मैं इन बातों पर यकीन न करने के बावजूद भी हामी भर चुकी थी और अब मैं सबसे चोरी चोरी वो खीरा खाती थी। जैसे ही सब्जी वाला सब्जी देने आता तो आगे पीछे देखता, जब कोई नज़र नहीं आता तो जल्दी से एक खीरा मेरे आगे बढ़ा देता, जिसे मैं एक ही सांस में खा जाती थी। और जब से मैंने सब्जी वाले से वो खीरा लेकर खाना शुरू किया था, मुझे खुद में एक अजीब सी ताकत महसूस होने लगी थी। मुझे अपने शरीर में बदलाव महसूस हो रहा था। अब मुझे लगता था जैसे मेरी सास मुझ पर नज़र रख रही हैं। उस दिन जब मैं खीरा लेकर जल्दी से खाकर मुड़ी ही थी तो मेरी सास मेरे बिल्कुल पीछे खड़ी थी, मुझे घूर कर देख रही थी। उन्हें यूँ खुद को गौर से देखते पाकर मैं तो डर गई। डर के मारे पसीने छूट रहे थे। उन्होंने अपने दुपट्टे के पल्लू से मेरा होठ साफ किया
और कहने लगी कि बहू, अगर खीरा इतना ही खाना पसंद है तो अंदर जाकर काट कर आराम से बैठकर खाओ, या बच्चों की तरह खाने की क्या जरूरत है। अगर तुम्हारी माँ तुम्हारी अच्छी परवरिश करती तो यह सब देखने को नहीं मिलता। अब मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ और जाकर सारा सब्जी धोकर फ्रिज में रखो। सास ने मुझे गुस्से से कहा था और उनकी बातें सुनकर मुझे अंदाजा हो गया था कि शुक्र है उन्हें मालूम नहीं हुआ कि मैंने सब्जी वाले से अलग लेकर खीरा खाया है। मैंने जल्दी से अपनी सास से माफ़ी मांगी और सब्जी रखने चली गई थी, लेकिन सास की बातों पर कुछ देर के लिए मेरा रंग सफ़ेद पड़ गया था, जिसकी वजह से पक्का सास को अब दाल में कुछ काला लग रहा होगा। मैंने सोच लिया था आज के बाद कभी ऐसा हुआ तो अपने चेहरे के हाव भाव बिल्कुल नॉर्मल रखूंगी और बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आजकल मेरा पति भी मुझे अच्छे से वक्त दे रहा था, जिसकी वजह से मैं काफ़ी खुश रहने लगी थी, लेकिन आंखों पर पट्टी होने की वजह से मैं जल्दी ही नींद की वादियों में उतर जाती थी। अब मैं भाग भाग कर एहसास के साथ काम करने लगी थी। इसी बीच एक बहुत ही अजीब बात हुई कि मेरी सास ने अब सब्जी वाले को हमारे घर में ही रहने के लिए जगह दे दी थी। अब वो रोज सुबह को जाता और सब्जी लेकर आ जाता था। मुझे अपनी सास की ये हरकतें बहुत खटक रही थी, लेकिन यह सब्जी वाला उस गांव के अमीर लोगों में से था। उसका अपना अच्छा खासा सब्जी का कारोबार था, इसीलिए मैंने ज़्यादा देर तक इस बात के बारे में नहीं सोचा। लेकिन मुझे अब ऐसा लगने लगा था कि मेरी सास मुझ पर नज़र रख रही हैं। मैं जहाँ जाती मेरी सास पता नहीं वहाँ कैसे पहुँच जाती। और सास का इस तरह से सब्जी वाले को घर में रहने की अनुमति दे देना, यह सब बात सोचने की कोशिश करती तो सर में दर्द हो जाता था, लेकिन कोई भी सुराग हाथ नहीं आ रहा था। मुझे अजीब सी बेचैनी और दिल में अजीब अजीब ख्याल आने लगे थे। तो यूँ महसूस होने लगा था जैसे वो सब्जी वाला मुझे घूर घूर कर देखता हो, लेकिन मैं इन सबको अपना वहम समझ रही थी। खीरा खाते हुए मुझे 1 महीना हो चुका था। उस दिन मेरी अचानक से तबीयत बिगड़ी और मुझे जो बात पता चली थी वह सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। तो मैंने ऊपर वाले का शुक्र अदा किया और अकेले में उस सब्जी वाले को बुलाकर उसे पैसे देकर धन्यवाद किया। मुझे इस तरह खुशी देखकर वो सब्जी वाला अजीब सी हंसी हंसा और बोला, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। उस दिन मैं इतनी ज़्यादा खुश थी, मैंने जल्दी से हामी भर दी। मैंने कहा, तुम जो कहोगे वो मिलेगा, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मैंने जब पूछा तो वो फिर से हंसने लगा और कहने लगा, देखिए यह सब मेरी वजह से ही तो हुआ है, इसीलिए मैं कीमत की अच्छी खासी वसूल करूँगा, लेकिन अभी आप मुझे वो नहीं दे सकती जो मैं चाहता हूँ। इंतज़ार करो, मैं खुद ही बताऊँगा। और हाँ, एक बात याद रखना, जो खीरा मैं रोज़ खाने के लिए देता हूँ अब तुम उसे रोज़ ही खाती रहना। अगर नहीं खाओगी तो अपने बच्चे से हाथ धो बैठोगी। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता। वो वहाँ से चला गया था, लेकिन मेरी खुशी में भंग डल गया था। अब तो मैं गलती से भी वो खीरा खाना भूल नहीं सकती थी, क्योंकि इतने सालों बाद यह खुशी नसीब हुई थी। मेरी सास तो सबको मिठाइयाँ बांट रही थी, हवेली को फूलों से सजाया गया था, पूरे गांव में दावत रखी गई थी। मेरी सास बहुत ही अच्छी थी। मुझे यह सब देखकर रोना आ गया था। शायद गर्भवती होने की वजह से मेरे शरीर में बदलाव आ रहा था, जिसकी वजह से मैं कभी रोने लगती तो कभी हंसने लगती तो कभी गुस्सा करने लगती थी। इसी बीच मेरी सास मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी, एकदम से जैसे मेरी कदर बढ़ चुकी थी। उस सब्जी वाले ने सही कहा था कि सब सही हो जाएगा, और वाकई सब सही हो गया था। लेकिन अब रोज मुझे खीरा देने पर सब्जी वाले का कोई न कोई शर्त होती थी। एक दिन तो उसने मुझे 1 घंटा अपने पाँव दबाने को कह दिया था। अब मैं यह सब करती हुई काफ़ी परेशान रहने लगी थी। अगर सास को या मेरे पति को यह सब पता चल जाता तो मेरी कितनी बदनामी होती। सब लोगों के दिल में यह ख्याल भी आ सकता था कि मेरा बच्चा नाजायज है। नहीं, मैं यह सब नहीं होने दे सकती थी। मैंने सोच लिया था अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना मैं तो बुरी तरह से फंस सकती थी। मैंने सोच लिया था अब मैं खीरा नहीं खाऊंगी तो सब्जी वाला फरमाइशें कैसे करेगा। अगले दिन मैंने अपनी सोच के मुताबिक खीरा खाने से मना कर दिया तो सब्जी वाले का रंग उड़ गया था। वो परेशान हो गया और बोला, देखो अगर एक शर्त को ना मानने की वजह से तुम यह सब नहीं करोगी तो तुम्हारा ही नुकसान होगा। मैं बता रहा हूँ, अभी तो मैंने सिर्फ अपने कपड़े धोने को कहा है, लेकिन अगर
शाम को तुम खुद चलकर मेरे पास आई तो तुम्हें मेरे लिए खाना अपने हाथों से ना सिर्फ बनाना पड़ेगा बल्कि मुझे खिलाना भी पड़ेगा। उसने तो मुझे सीधी सीधी धमकी ही दे दी थी, जैसे कि उसे यकीन हो कि मैं उसके पास जरूर आऊंगी। मैंने गुस्से से कहा, धिक्कार हो तुम पर और तुम्हारी शर्त पर। जरा भी शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं एक शादीशुदा औरत हूँ और अब तो मैं गर्भवती भी हूँ। उसने कहा, तो क्या हुआ, गर्भवती भी तो मेरे वजह से ही हुई हो। अगर मैं उसकी कुछ कीमत वसूल कर रहा हूँ तो इतना परेशान क्यों हो रही हो? मैंने तुमसे रात गुजारने को थोड़ी ना कहा है, ना मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ। मैंने गुस्से से कहा, तो कर लो जो करना है, मैं नहीं खाऊंगी खीरा, और वहाँ से चली गई। 1 घंटे बाद मुझे अपने कमर और पेट में बहुत दर्द महसूस हुआ था। मेरी सास ने दाई को भी बुलवाया लेकिन कोई आराम नहीं हो रहा था। तब मुझे वो सब्जी वाला एक बार फिर खिड़की में नजर आया। मैंने सबको कमरे से बाहर भेज दिया और उसने मुझे जल्दी से खीरा ला कर दिया, जिसे खाने के 10 मिनट बाद ही मैं ठीक हो गई थी। अब मैं पहले से काफी बेहतर थी। मैंने दवाई भी खाई थी। उसके बाद मुझे उसके लिए शाम में खाना बनाकर उसे खिलाना पड़ा था। सास ने खाना बनाने को मना भी किया था, लेकिन मैं अब ठीक हूँ कहकर खाना बना दिया और बाद में कपड़े धोकर प्रेस अपनी काम वाली से करवाकर उसे खुद देने गई थी। और उसके बाद यह सिलसिला यूं ही चलता रहा था। मेरा 8वां महीना लग चुका था। सब बच्चे के लिए सामान खरीदने लगे थे और मैं भी अब खुश थी। एक बार बच्चा पैदा हो जाए तो सब्जी वाले का वो हाल करवाऊंगी, वो सारी जिंदगी याद रखेगा। पिछले कुछ महीने बहुत भारी गुजरे थे। मुझे अपने पति के बजाय उस सब्जी वाले के सारे काम करने पड़ रहे थे, वो भी छुप छुप कर, सिर्फ इस वजह से कि एक बार मेरा बच्चा सही सलामत इस दुनिया में आ जाए। लेकिन इसी बीच एक बड़ा अजीब वाकया हुआ था। मेरे पैरों पर सूजन आ गई थी। मैं कमरे में बैठी नौकरानियों से अपने पैरों की मालिश करवा रही थी कि तभी बाहर से शोर की आवाज आने लगी। मैंने जल्दी से उस नौकरानी को एक साइड किया और खुद जाकर बाहर देखने लगी तो वहाँ पर एक सब्जी वाला खड़ा था, मेरी सास से झगड़ा कर रहा था। मैंने हैरानी से अपनी सास और सब्जी वाले को देखा। मेरी सास ने सब्जी वाले को जाने का इशारा किया, लेकिन वो अपनी जगह से हिला तक नहीं था, ढीठ बना वहीं पर खड़ा रहा। मुझे उसकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अब वो मेरे अलावा लोगों पर भी अपना हुक्म चलाने लगा था। आखिर इस सब की वजह क्या थी? वो क्या साबित करना चाहता था? और फिर वो मेरे पास आकर बोला, यह बच्चा जो तुम लेकर घूम रही हो, यह मेरा बच्चा है। उसकी बात सुनकर तो मेरी रूह कांप गई। डर के मारे मेरा जिस्म कांपने लगा था। वो यह क्या कह रहा था? ऐसा कैसे हो सकता था? क्या वो एक नया ड्रामा कर रहा था या बस धमकी देकर बदनाम करने की कोशिश कर रहा था? मेरी सास ने गुस्से में आकर उसे थप्पड़ दे मारा था और एक अलग जगह ले जाकर अपने कमरे से कुछ ला कर दिया था। जहाँ तक मुझे समझ आ रहा था, शायद वो पैसे ही होंगे। तो क्या वो सच कह रहा था जो सास ने उसे मुंह बंद करने के लिए पैसे दिए थे? क्या वाकई यह बच्चा मेरे पति का नहीं बल्कि सब्जी वाले का था? अगर यह सब सच था तो क्या मेरी सास ने जानबूझकर यह सब करवाया था? लेकिन क्यों? वो क्यों ऐसा चाहती थी? अपने ही बेटे की पत्नी के साथ ऐसा करके एक नाजायज बच्चे को क्यों पैदा करवाना चाहती थी? और उन सब से भी ऊपर एक और बात थी, क्या मेरे पति को अपनी माँ की सारी सच्चाई का पता था? क्या वो भी इन सब में शामिल था? लेकिन कोई इज्जतदार मर्द यह सब ऐसे कैसे कर सकता था कि उसकी पत्नी को कोई और भी इस्तेमाल करे? यह सब बातें सोच सोच कर मैंने अपनी तबीयत खराब कर ली थी। अगले दिन मैं बुखार से तप रही थी। सब लोग मेरे लिए यहाँ से वहाँ भाग दौड़ कर रहे थे। मेरा पति मेरे लिए जिस कदर परेशान था, उससे मैंने यही अंदाजा लगाया था कि वो अपनी माँ की सच्चाई से बेखबर है। अभी तो यह बात कंफर्म करनी थी कि यह बच्चा वाकई सब्जी वाले का है या फिर मेरे पति का, क्योंकि मुझे तो ऐसा कोई भी हादसा याद नहीं था जिसकी वजह से मैं यह सब कह सकती कि यह बच्चा मेरे पति का नहीं है। और मैं अपने पति से सीधा पूछकर उसे शर्मिंदा भी नहीं करना चाहती थी। अब मैंने सोच लिया था कोई ऐसा तरीका या प्लान बनाऊंगी जिससे सच का पता भी चल जाएगा और पति के दिल को ठेस भी नहीं पहुंचेगा। मैंने बच्चे के पैदाइश के बाद उसका छुपकर टेस्ट करवाने का सोचा था, लेकिन जरूरी नहीं जैसा हम सोचे वैसा ही हो। मेरे साथ उससे भी बुरा होने वाला था। एक ऐसा सच सामने आने वाला था जिसके बारे में मैंने कभी भी सोचा नहीं था। अगले कुछ दिनों में मैं दोबारा से बिल्कुल सही हो चुकी थी,
लेकिन एक दिन मेरी सास नजर नहीं आ रही थी और न ही कोई नौकर नजर आ रहे थे। मेरे पति तो आते ही रात को थे। अभी मैं कमरे में ही थी कि कोई अचानक से मेरे कमरे में आया। उससे पहले मैं उसको देखकर चिल्लाती, उसने मेरे मुंह पर रुमाल रख दिया और मुझे बेहोश कर दिया। उसके बाद मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर तक बेहोश रही। अगली बार जब मेरी आँख खुली तो मैं एक बहुत ही शानदार कमरे में थी। मैंने घबराकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन नाकाम हो गई। मैं बिस्तर पर बैठी रो रही थी। मुझे पता था यह सब उस सब्जी वाले का ही काम था। शायद मेरी सास भी इस समय उसके साथ शामिल थी। मैं नहीं जानती थी कि वो दोनों मिलकर मेरे साथ क्या करना चाहते थे। पहले खीरा खिलाकर पता नहीं क्या किया कि मैं गर्भवती हो गई। उसके बाद मुझे ब्लैकमेल करना, फिर सास का सब्जी वाले की बातें मानना, उसे ढेरों पैसे देना, उसके बावजूद भी मेरा ख्याल रखना, यह सब मेरी सोच से बाहर था। और अब मेरा इस तरह किडनैप होना, सब कुछ अजीब और बहुत ही डरावना था। अगर किसी को मेरी किडनैपिंग का पता लग जाता तो सब मुझे भगौड़ी या बदचलन कहकर बुलाते। मैं सोच सोच कर और ज्यादा रोने लगी थी। उसी समय दरवाजा खुला था और मेरे शक के मुताबिक वही सब्जी वाला था। उसे देखते ही मैंने उसके सामने हाथ जोड़ लिए। मैंने कहा, मुझे जाने दो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्यों मुझे यूँ सारी दुनिया के सामने बदनाम करना चाहते हो? मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मैं उसकी मिन्नतें कर रही थी, लेकिन वो खामोश बैठा बस मुझे सुन रहा था और मुझे देखे जा रहा था। मैंने उसे प्यार से कहा, देखो, तुम जितना कहोगे मैं तुम्हें उतना पैसा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा मत करो। मुझ पर यूँ इल्जाम मत लगने दो। अगर मैं घर नहीं गई तो सब मुझे बदचलन समझेंगे। बस तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगी, सारे काम भी करूंगी, लेकिन मुझे जाने दो। इस बार वो मेरी बात को सुनकर अचानक मुस्कुरा पड़ा और बोला, यह सब तुम सच जानने के बाद भी अपनी मर्जी से करोगी, इसीलिए मुझे उसकी कोई परेशानी नहीं। लेकिन अब जो मैं तुम्हें सच बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं सिर्फ बोलूँगा नहीं बल्कि सबूत के साथ दिखाऊंगा। सच बताने के बाद मैं खुद तुम्हें घर छोड़कर आऊँगा, लेकिन उस घर जहाँ तुम जाना चाहोगी। सब्जी वाले ने मुझसे कहते ही बोलना शुरू कर दिया था, मेरा ताल्लुक उसी गांव से है जहाँ तुम्हारी सास का घर है, और यह बात शादी से पहले की है। मेरा बाप नशा करता था, जिसकी वजह से उसने अपनी बेटी यानी कि मेरी बहन को जुए में हार गया था। और सब लोग जब उसे लेने आए तो मैंने बहन को बचाने के लिए जल्दी से अपने बाप को उनके हवाले कर दिया और कहा कि इसे मार दो, लेकिन मेरी बहन को छोड़ दो। मगर वो लड़का नहीं माने। मैंने उनके सर पे डंडे मारे, अपनी बहन को साथ लिया और वहाँ से भागकर अपने घर चला गया। और फिर वहाँ जाकर तुम्हारी सास के पास चला गया और उनसे मदद मांगने लगा। लेकिन तुम्हारी सास मेरे सामने एक शर्त रखी, जिसकी मैंने अच्छे से सुने बिना ही हामी भर ली। फिर उसने मेरे बाप को जेल भिजवा दिया और साथ ही उन लोगों को भी। मेरे बाप को नशा ना मिलने की वजह से उन्होंने गुस्से और जज्बातीपन में आकर वहीं पर आत्महत्या कर ली। उसके बाद मैंने अपनी बहन की जल्दी से शादी करवा दी, लेकिन तुम्हारी सास की शर्त सुनकर मैं हैरान रह गया। वो जैसा जैसा कहती गई मैं बिल्कुल वैसा ही करता गया था। उनका बेटा नामर्द था, उसकी पहली 2 तलाकें हो चुकी थी। इस पर उसने मुझे शादी करने को कहा। दुनिया वालों के सामने तुम्हारे पति विजय की शादी हुई थी, जो उसका बेटा था, लेकिन असल में शादी तुम्हारी और मेरी हुई थी। मेरा नाम भी विजय ही है। उसने कहा था, जल्दी बच्चा पैदा नहीं करना है, देर से बच्चा पैदा करना है, जिसकी वजह से तुम उसकी मुट्ठी में ही रहती और उसकी शुक्रगुजार रहती। जब विजय तुम्हारी आंख पर पट्टी बांधता था तब मैं कमरे में आता था और वो चला जाता था। वो बस पति होने का ड्रामा कर रहा था। मैं खीरा में इंजेक्शन से दवाई मिलाकर खिलाता था, जिससे तुम में ताकत आए और तुम गर्भवती ना हो। और जब उन्होंने कहा कि अब बच्चा चाहिए तो मैंने दवाई बदल डाली और मैं ताकत की दवाई उस खीरे में डालकर देता था। लेकिन जब तुम गर्भवती हो गई तो मैंने खीरा में दवाई डालना बंद कर दी थी, क्योंकि वो बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती थी और मुझे अपनी औलाद को नुकसान देकर क्या मिलता। उस दिन खीरा खाने से जब तुम मना कर रही थी तो मैं डर गया था कि मेरा राज न खुल जाए, इसीलिए कुछ भी बोल दिया। लेकिन जब तुम्हें तकलीफ हुई तो पता चला कि अक्सर शुरू में ऐसा होता ही होता है। और तुम जब मेरे काम करती तो मुझे बहुत खुशी होती थी। दिल करता था मैं अपने बच्चे को महसूस करूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था, इसीलिए वो सब नाटक किया। उस दिन मैंने तुम्हारी सास से कहा था कि
मैं और नाटक नहीं कर सकता। मेरा बच्चा होने वाला है। मैं अपनी पत्नी को सब सच बताना चाहता हूँ, क्योंकि तुम मुझसे नफरत करने लगी थी, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। लेकिन उसने पैसे दिखाकर मुझे धमकी दी कि अगर मैंने ऐसा वैसा कुछ किया तो वो हमारे बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही मार देती। इसीलिए मैं डर गया था और वहाँ से चला गया। लेकिन अब तुम्हें वहाँ छोड़ना खतरे से खाली नहीं था, इसीलिए मैंने तुम्हें किडनैप कर लिया। तुम्हारी सास कुछ नहीं कर सकती। वो जानती है कि तुम्हें लेकर मैं गया हूँ और उसे तुम्हारी फिक्र भी नहीं है। वो तो बस बच्चा दिखाकर सबके सामने यह साबित करना चाहती है कि उसके बेटे में कोई खोट नहीं है। वो लड़कियां ही बाज थी और लोगों में वो अपनी और अपने बेटे की इज्जत कायम रखने के लिए नाटक कर रही है। जब वो चुप हुआ तो मैं खामोश अपनी जगह पर बैठ गई। उस औरत ने मेरे साथ कैसा धोखा किया था, सिर्फ उसने नहीं, मेरे अपने पति ने भी। लेकिन वो मेरे आसपास ही रहा। इस बात से मुझे कुछ हौसला मिला। अब मैं दोबारा वहाँ नहीं रहने वाली थी, लेकिन मैं उन माँ बेटे की सच्चाई सारी दुनिया को दिखाना चाहती थी। फिर मैं उसके साथ शहर में ही रही थी। मेरी ड्रामेबाज सास 2 बार आ चुकी थी और मुझे कुछ न बोलने की धमकी दे चुकी थी। जब मेरी बेटी पैदा हुई तो उसी समय मैंने अपने पति और बच्चे का टेस्ट करवा लिया और गांव जाकर सबको सच बताकर उस झूठी औरत का असली चेहरा दिखाया, जिसने सिर्फ अपने बेटे का राज छुपाने के लिए मुझे मेरे पति से दूर रखा। और अगर उस बीच कुछ गलत हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। सब लोगों ने उस औरत पर थू थू की। सास और उसके बेटे को भी बुरा भला कहा। मजबूर होकर उन दोनों को यह गांव छोड़कर जाना पड़ा। अब मैं और मेरा पति, यानी वही सब्जी वाला, अपने घर में रहते हैं। हम दोनों अपनी जिंदगी में खुश हैं। मेरे पति ने यह सब अपनी बहन की जान बचाने के लिए किया था, इसलिए मैंने उसे माफ कर दिया था। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।